ऑन। अच्छा, तो नासिर भाई आज हमने डिस्कस करनी है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। एज द नेम इंडिकेट्स, ये वो ड्रग्स हैं जो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल कम करेंगी, यानी ये हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगी। तो सबसे पहले हमारा हाइपरलिपिडीमिया के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो हम सही हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरलिपिडीमिया के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक ये चीज है कि देयर आर 4 रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न सोसाइटीज। अब उसके 4 रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें से एक है हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है डायबिटीज मेलाइटस एंड चौथा है स्मोकिंग। मैंने अपनी आंखों से ऐसे पेशेंट देखे हैं, हमारी अपने ही जानने वाले थे। तो 10 साल से वो क्रोनिक स्मोकर्स थे, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होती रही और सडन उनको मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ, बड़ा लीथल किस्म का। इसी तरह मैंने डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी ऐसे देखे हैं जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुई और उनको फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस हुए। और इसी तरह हाइपरलिपिडीमिया भी एक रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस का। सो हमें हाइपरलिपिडीमिया की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और उससे आगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपरलिपिडीमिया क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स, hyperlipidemia is the increased level of lipids in the blood। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ब्लड के अंदर जब लिपिड्स का लेवल बढ़ता है तो इट मींस कि इसको क्या हो गया है, इसको हाइपरलिपिडीमिया है। कोई एक सेट पॉइंट तो होना चाहिए ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर, हमने लिपिड प्रोफाइल उसका टेस्ट करवाया, लिपिड चेक किए, तो हमें एक वैल्यूज पता होनी चाहिए ना कि अगर इस वैल्यू से ज्यादा है तो वो क्या है, वो हाइपरलिपिडीमिया में हाइपरलिपिडेमिक। आता है, और अगर इस वैल्यू से कम है तो वो हाइपरलिपिडीमिया में नहीं आता। तो इसकी वैल्यूज हैं वो याद करनी है। ये बिग कैटजेन के अंदर ना एक टेबल दिया हुआ है, 3 लिपिड्स ऐसे हैं जिनके हम लेवल को देखते हैं। एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है एलडीएल और एक है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स भी 200 से कम होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी कम होना चाहिए, और एलडीएल जो है वो 160 से कम होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 से बढ़ा हुआ है, एलडीएल 160 से बढ़ा हुआ है, या टैग जो है ये भी 200 क्रॉस कर गए, सो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरलिपिडीमिया। तो जिन कंडीशन में ये होता है, सही सही है। हो गया। बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया के अंदर लिपिड्स की अमाउंट ब्लड में बढ़ रही है, तो हमें सबसे पहले इस बात का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल जो अमाउंट हमारे अंदर प्रेजेंट है ब्लड के, उसका सोर्स क्या है लिपिड्स का। क्योंकि अगर वही 2 सोर्सेज हैं लिपिड्स के, जो हमारे पास ब्लड के अंदर प्रेजेंट है लिपिड, उसके 2 सोर्सेज हैं, उन्हीं 2 सोर्सेज में अंदर कोई खराबी होगी तो हाइपरलिपिडीमिया होगा। तो हमें सबसे पहले वो 2 सोर्स भी पता होने चाहिए। पहला है लीवर। ये लीवर एंडोजीनियस लिपिड्स का सोर्स है। जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो एंडोजीनियस सोर्स से भी आ रहे हैं और डाइट से भी आ रहे हैं, एक्सोजीनियस सोर्स से भी आ रहे हैं। तो जो एंडोजीनियस लिपिड्स का सोर्स है वो है लीवर। और हमें पता सही है हो कि जो लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो सकते, और प्लाज्मा के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ही वाटर है। तो अगर उनको प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहना है, तो उन्हें किसी और फॉर्म में होना चाहिए। वो ऐसे ही अगर प्लाज्मा के अंदर आ गए तो वो ना ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो एंडोजीनियस लिपिड सिंथेसाइज हो रहे होते हैं लीवर के अंदर, दे आर पैकेज इनटू वीएलडीएल। सही हो गया। अब ये सही वीएलडीएल हो जो गया। है ये हो गया एंडोजीनियस सोर्स ऑफ लिपिड्स। वीएलडीएल क्या हो गया, एंडोजीनियस एंड सोर्स ऑफ लिपिड्स। दूसरा हमारे पास, मैंने यहाँ ये ड्रा किया, आप देख लें, ये इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है जीआईटी। और ये जीआईटी का मतलब के डाइट।
तो दूसरे जो लिपिड्स आ रहे हैं वो डाइट से आ रहे हैं, लेकिन उनको भी तो ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए। सो दे आर दीज लिपिड्स आर आल्सो पैकेज्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। तो एंडोजीनियस लिपिड्स हैं, दे आर पैकेज्ड इनटू वीएलडीएल, एंड जो एक्सोजीनियस लिपिड्स हैं, दे आर पैकेज्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स, एंड बोथ दीज एंटर द ब्लड। ठीक हो गया? तो अब ब्लड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट हैं एंडोजीनियस लिपिड्स भी और एक्सोजीनियस लिपिड्स भी। अब ये जो वीएलडीएल है ब्लड के अंदर जब आता है तो ये कन्वर्ट होते हैं वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन्स आईडीएल के अंदर। आईडीएल से फिर एलडीएल बनता है और फिर एचडीएल भी प्रेजेंट है। ये सारे लिपिड्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। सोर्सेस उनके वही दो हैं, लीवर है या जीआईटी है। तो वीएलडीएल हो गया, काइलोमाइक्रॉन हो गया, आईडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया, ये सारे के सारे लिपिड्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं और ये आ रहे हैं एंडोजीनियस सोर्स से भी और एक्सोजीनियस सोर्स से भी। सो अगर इनका बैलेंस आउट हो गया, यानी जितनी क्लियरेंस होनी थी वो नहीं हो पा रही, या डाइट से ज्यादा आ रहे हैं, या अंदर सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्लड के अंदर इन लिपिड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरलिपिडीमिया। तो ये मैकेनिज्म क्लियर है हाइपरलिपिडीमिया का? क्लियर हो गया। तो हम आगे चलते हैं। ये लिपिनकॉर्ड के अंदर मैंने टेबल दिया, एक वो चार्ट बना हुआ था तो मैंने वहां से उठाया है। और ये जो है ना, इसको बड़े अच्छे से आपने देखना है। अगर आपको ये पता है ना तो फिर आपको जो हाइपरलिपिडीमिया की टाइप्स हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी अगर ये याद है। और दूसरा, उनकी मैनेजमेंट जो है ना, आगे हम ड्रग्स में देखेंगे कि ये जो ड्रग है ये अगर एक मखसूस तरह के लिपिड को कम करवा रही है तो ये कौन सी तरह के हाइपरलिपिडीमिया के अंदर यूज होगी। तो अगर हमने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड के अंदर डिफरेंट तरह के लिपिड्स हैं, आईडीएल है, काइलोमाइक्रॉन है, वीएलडीएल है, एलडीएल है, ये सारे हैं। अब अगर उन सब में से सिर्फ अगर काइलोमाइक्रॉन का लेवल बढ़ा हुआ है, बाकी सारे नॉर्मल हैं, काइलोमाइक्रॉन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे एज द नेम इंडिकेट फेमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। सही है? अगर सिर्फ काइलोमाइक्रॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तो फेमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, और इसको टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया भी कहते हैं। टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया भी कहते हैं। और अगर सिर्फ एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैं क्लियर करता चलूं कि हमारे पास जो लिपिड है वीएलडीएल, जो लाइपोप्रोटीन है वीएलडीएल, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में होते हैं टैग। ठीक है, क्लियर है ये बात? सही हो गया। हाँ। जो हमारे पास वीएलडीएल है, वीएलडीएल के अंदर लार्ज अमाउंट में होते हैं टैग। सो वीएलडीएल बढ़ने का मतलब यही है कि इनडायरेक्टली टैग की जो टैग का लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक हो गया? इसी तरह जो एलडीएल है हमारे पास, एलडीएल के अंदर मेजर लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल। सो एलडीएल बढ़ने का मतलब इनडायरेक्टली यही है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। इसीलिए वो हाइपरलिपिडीमिया जिसके अंदर सिर्फ एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है उसको हम कहेंगे फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये समझ आ गई इसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है एलडीएल के अंदर। और इस कंडीशन को दूसरा नाम देते हैं टाइप 2A। ये देखें यहाँ पर जहां मैं ये पॉइंटर दे रहा हूँ, टाइप 2A। और टाइप 2B क्या होगी? टाइप 2B के अंदर वीएलडीएल भी बढ़ रहा है और एलडीएल भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली के टैग भी बढ़ रहे हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। तो इनमें दोनों तरह के लिपिड्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए इनको हम कंबाइंड या मिक्स्ड हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? सही हो गया। टाइप 1 में क्या था? सिर्फ काइलोमाइक्रॉन बढ़ रहे थे, हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। टाइप 2 में दो आ जाते हैं, टाइप 2A और टाइप 2B। टाइप 2A में सिर्फ एलडीएल बढ़ रहे थे तो उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कह दिया।
टाइप 2B के अंदर LDL भी बढ़ रहे थे, VLDL भी बढ़ रहे थे, तो इसको मिक्स्ड या कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया कह दिया, क्योंकि टैग भी बढ़ रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल भी। अब टाइप 3 के अंदर हमारे पास सिर्फ IDL बढ़ रहा होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, VLDL से LDL की फॉर्मेशन में एक इंटरमीडिएट आता है IDL, तो इसलिए इसका एक डिफरेंट सा नेम है डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ये एक यूनिक सा नेम है टाइप 3 का, डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। टाइप 4 में क्या होता है कि सिर्फ VLDL बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब आप इसका नाम गेस कर सकते हो क्या होगा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, क्योंकि VLDL के अंदर मेजर लिपिड टैग है, सिर्फ VLDL अगर बढ़ रहे हैं तो टैग बढ़ रहा है, तो इट मींस हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक हो गया, और ये टाइप 4 है। टाइप 5 के अंदर देखो काइलोमाइक्रोन बढ़ रहा है और VLDL बढ़ रहा है। काइलोमाइक्रोन के अंदर मेजर लिपिड कौन सा होता है, वो भी टैग होता है, लेकिन वो डाइटरी टैग होता है, और VLDL के अंदर जो टैग होता है वो एंडोजीनियस टैग होता है। सही हो गया। तो अब टाइप 5 के अंदर जब VLDL और काइलोमाइक्रोन्स दोनों बढ़ रहे हैं, तो इट मींस डाइट से आने वाला टैग भी ज्यादा है और एंडोजीनियस टैग भी ज्यादा है, इसलिए इसको कंबाइंड या मिक्स्ड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कहते हैं। है ये ट्राइग्लिसरीडीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया ही, क्योंकि सिर्फ टैग बढ़ रहा है, लेकिन वो दोनों तरह का टैग बढ़ रहा है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी, इसलिए इसको मिक्स्ड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कहते हैं। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया इस चार्ट का। तो अब क्विक रिवीजन, टाइप 1 में काइलोमाइक्रोन, टाइप 2A में LDL, टाइप 2B में VLDL और LDL, टाइप 3 में IDL, टाइप 4 में VLDL और टाइप 5 में VLDL प्लस काइलोमाइक्रोन। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज पर। हाइपरलिपिडीमिया का कंसेप्ट क्लियर है ना, उसकी टाइप्स भी सारी क्लियर है। हाँ, तो अब हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज पर आते हैं। दो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं। जितने भी हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं ड्रग्स के डाइट कंट्रोल के साथ, यानी वो डाइट जिनके अंदर लिपिड की अमाउंट ज्यादा होती है वो बंद करा देते हैं। सही हो गया। लिपिड हमारा आगे ब्लड के अंदर बढ़ा दी तो ऐसी डाइट्स नहीं लेनी। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन जो होती है सबसे पहली स्ट्रेटेजी ट्रीटमेंट में यही होती है। दूसरी स्ट्रेटेजीज होती है हमारे पास ड्रग्स की। तो अब हम आते हैं ड्रग्स पर वन बाय वन। तो सबसे पहले है हमारे पास HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स, HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को समझना होगा। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस पर अगर हम जाएं, बायोकेम में जो हम पढ़ चुके हैं वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ नहीं लिखे। वो जो एसिटाइल CoA मिलते हैं, फिर एसीटो एसिटाइल बनता है, फिर HMG-CoA, फिर मेवालोनेट, और वो सारे जो 15-20 स्टेप थे उनमें से जो रेट लिमिटिंग स्टेप है ना कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, रेट लिमिटिंग स्टेप वो है HMG-CoA से मेवालोनेट की फॉर्मेशन। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक हो गया। और यहाँ इस रेट लिमिटिंग स्टेप को एक एंजाइम कैटेलाइज कर रहा होता है। अब उस एंजाइम का फंक्शन याद रखना भी बड़ा आसान है लॉजिकली, कि HMG-CoA की रिडक्शन से मेवालोनेट बनता है, HMG-CoA की रिडक्शन से बनता है। तो ऑब्वियसली जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा वो कोई रिडक्टेज एंजाइम होना चाहिए, और वो रिडक्शन किसकी करवा रहा है, HMG-CoA की। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, HMG-CoA रिडक्टेज, HMG-CoA रिडक्टेज। अब ये हमारे पास नॉर्मल पाथवे चल रहा है लीवर के अंदर। ये आपको तो पता है ना कि कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो कहाँ होती है, मोस्टली लीवर के अंदर होती है, और लीवर के अंदर उसकी सिंथेसिस हो रही है। तो ये मैंने लीवर यहाँ ड्रा कर दिया, लीवर के अंदर उसकी सिंथेसिस हो रही है। अब HMG-CoA से मेवालोनेट की फॉर्मेशन ये रेट लिमिटिंग स्टेप है उसके अंदर, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है HMG-CoA रिडक्टेज। अब अगर हम कोई ऐसी ड्रग्स दे दें जो इस HMG-CoA रिडक्टेज को ही इनहिबिट कर दें, HMG-CoA रिडक्टेज को ही इनहिबिट कर दें, तो क्या, अब मैं पूछना चाहूंगा, HMG-CoA से मेवालोनेट की फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। तो ये यहाँ पर क्रॉस लग गया। जब मेवालोनेट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो मेवालोनेट का लेवल का क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। जब मेवलोनेट का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, वो भी कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी लीवर के अंदर अब कम हो गई। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये तो उनका मैकेनिज्म हो गया HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स का, कि ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम करवा रहे हैं। अब इनमें हमारे पास आते कौन से हैं? जो HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स होती हैं उनमें हमारे पास ड्रग्स आती हैं स्टैटिन्स। ये देखें स्टैटिन्स आती हैं। अभी यहाँ पर ये माइनस का साइन है, एज यू कैन सी हियर, ये माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि ये स्टैटिन्स जो हैं ये HMG CoA रिडक्टेज को इनहिबिट कर रही हैं, जिसकी वजह से आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। तो इस स्लाइड में जो हमारा 3 बातें याद रखनी है पूरी स्लाइड में, कि स्टैटिन्स ने HMG CoA रिडक्टेज को इनहिबिट किया, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो गई। तो अब हम इससे आगे चलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस अगर कम हो गई है तो इससे हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट कैसे होती है। देखें कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो गई कम, ऐसे। हाँ। तो ऑब्वियसली लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पूल था उसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई ना। अब देखें कि कोलेस्ट्रॉल जो है, लीवर को कॉन्स्टेंटली कोलेस्ट्रॉल चाहिए बाइल साल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए, ऐसा है कि नहीं है? इसको चाहिए हाँ बिल्कुल। बाइल साल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लीवर क्या करेगा? उसको कंपेंसेट करने के लिए लीवर अब क्या करेगा? लीवर के अंदर कम हो गया तो लीवर जो है बाहर से लेगा। बाहर से लेगा। बाहर क्या प्रेजेंट है? ब्लड। ब्लड से लेगा ना वो। ब्लड। ब्लड से लेगा हाँ। क्योंकि उसके अंदर कम हो गई है तो वो बाहर से लेने की कोशिश करेगा ब्लड से। अब ब्लड के अंदर मैंने क्या बताया था कि कौन सा लिपोप्रोटीन है जिसके अंदर मेजर लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है? LDL। LDL। तो इट मींस अगर लीवर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए ब्लड से तो उसे LDL अपटेक करने होंगे, ऐसे है। सही हो गया। हाँ। तो LDL अपटेक करने के लिए LDL के रिसेप्टर्स चाहिए, ऐसे। हाँ। तो LDL के रिसेप्टर्स अप रेगुलेट हो जाएंगे, उनकी अप रेगुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, ये देखो, ठीक हो गया। जब सही हो LDL गया। की जब LDL के रिसेप्टर ज्यादा हुए तो उनकी अपटेक ज्यादा हो गई सर्कुलेशन से, ऐसे। सही हो गया। जब उनकी अपटेक सर्कुलेशन से ज्यादा होगी तो LDL का लेवल सर्कुलेशन के अंदर क्या हो गया? कम। कम हो गया। तो इस तरह LDL जो था उसके अंदर मेजर लिपिड कौन सा था? कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड के अंदर इनडायरेक्टली किसका लेवल कम हो गया? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल का। ठीक हो गया। तो पहला काम हाँ, इन्होंने सही हो ये गया। कराया कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करा दिया। मैकेनिज्म क्या था कि लीवर के अंदर उसकी सिंथेसिस कम कराई, तो अब लीवर को तो कॉन्स्टेंटली चाहिए, उसने अपटेक कर लिए LDL। सर्कुलेशन से, और एज अ रिजल्ट सर्कुलेशन के अंदर कम हो गई। तो ये उनका पहला इफेक्ट है कि LDL को कम करते हैं। अब मैं इनको जरा हाईलाइट करता हूँ कि ये LDL कम कर रहे हैं। ये दूसरा एक जनरल इसमें रूल याद रखना है कि वो तमाम ड्रग्स जो LDL का लेवल कम करवा रही होती हैं वो HDL का लेवल बढ़ा रही हैं। ये ओपोजिट होते सही हैं हो ना, गया। LDL और HDL एक दूसरे के। LDL देखें, LDL अगर हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो तो ये खतरे की बात है, लेकिन अगर HDL ज्यादा हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो सही ये है। जो है एक दूसरे के ओपोजिट हैं। जो ड्रग्स LDL को कम करवा रही होती हैं वो HDL को ज्यादा करवाती हैं, तो HDL का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। और तीसरा सही हो गया। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि दे आल्सो इनहिबिट VLDL सिंथेसिस। दे आल्सो इनहिबिट VLDL सिंथेसिस। अब VLDL की सिंथेसिस देखें, मैं आपको बता रहा था कि लीवर के अंदर हमारे पास VLDL की सिंथेसिस हो रही है। पीछे स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, ये लीवर है और ये VLDL की उसकी सिंथेसिस हो रही है। अब अगर हमने स्टैटिन्स दे दी उसको
तो उन्होंने VLDL की सिंथेसिस जो है वो कम करा दी, VLDL भी क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया। तो एज स्टेटिन्स देने के बाद कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं अभी आप देखें, LDL कम हो रहा है, VLDL कम हो रहा है और HDL बढ़ रहा है। सही हो गया। तो अब वापस इस पर आते हैं, LDL के अंदर था कोलेस्ट्रॉल, VLDL के अंदर क्या थे, टैग, टैग था। मेजर लिपिड। तो टैग कम हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है, तो इसको हम किसकी ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाइपर ट्राइग्लिसरेडीमिया। वो जो मैंने अभी आपको बताई थी लिपिड्स की टाइप, मैंने कहा था वो याद सही हो रखनी गया। है कि वो कंडीशंस जिनके अंदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है उसकी ट्रीटमेंट में भी ये यूज होंगी, और वो कंडीशंस जिनके अंदर टैग का लेवल बढ़ रहा है उन कंडीशन में भी यूज होंगी, और वो कंडीशन जिनके अंदर दोनों का लेवल बढ़ रहा था, जैसा कि हमने देखा था टाइप 2B में कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया, उसके अंदर VLDL भी बढ़ रहे थे और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा था। तो ये उस कंडीशन में बेस्ट ड्रग है टाइप 2B में, क्योंकि उसके अंदर दोनों बढ़ रहे थे, कोलेस्ट्रॉल टैग, और इसने दोनों को कम करा दिया। तो ये मैकेनिज्म क्लियर है इसका। हाँ। अब आ जाते हैं, वही 4 चीजें ड्रग्स हमने देख ली कौन कौन सी हैं, बल्कि वो भी आगे क्लासिफिकेशन आएगी, ये आ गई। मैकेनिज्म तो क्लियर है ना, हाँ मैकेनिज्म क्लियर। वही 4 चीजें हमने करनी है, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस, टॉक्सिसिटी। तो मैकेनिज्म हमारा हो गया। अब हम आते हैं इनमें हैं कौन कौन सी। स्टेटिन है सारी, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, सारी जितनी भी स्टैटिन वाली हैं बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो वो यहाँ पर कहने की बात ये है कि ये जो पहली 3 है, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन एंड सिमवास्टैटिन, ये वाली जो हैं ये दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल हैं। मतलब ये कि ये कोई 50 to 60% तक कोलेस्ट्रॉल कम कर देती हैं, जबकि ये वाली जो है ये कोई 30 to 40 तक करेंगी। सही हो गया। ये ज्यादा पावरफुल हैं, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन। इसलिए ये बात मैंने यहाँ लिख दी है कि ये जो है ज्यादा पावरफुल हैं, और इसमें कुछ नहीं याद करना, बस ड्रग्स के नाम याद करने। क्लिनिकल यूजेस, हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं। हाँ। तो शुरू में मैंने बताया था कि हाइपरलिपिडीमिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीजेस के अंदर ये यूज होंगी। क्लियर है, लॉजिकली जस्टिफाइड। बिल्कुल ठीक है। आगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, वही कोरोनरी आर्टरी के डिजीजेस होती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इन शॉर्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर ये यूज होंगी, क्योंकि उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस हुई होती है बेसिकली, उसकी वजह से इस्कीमिया होता है, इन्फॉक्शन वगैरह डेवलप होते हैं। तो अब चूंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस ही कम करवा रही हैं, इनका मतलब बेसिक क्या है कि हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करके ये क्या करा रही हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसको कम करवा रही हैं, उसका चांस कम हो रहा है, उसका रिस्क फैक्टर कम हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो इसलिए ये एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीजेस में भी यूज होंगी, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी ये यूज होंगी। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस हो गए। आगे चले हम टॉक्सिसिटी पे। टॉक्सिसिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें इसमें याद करनी है। सबसे पहला है कि ये हिपैटिक डिसफंक्शन का। हिपैटिक डिसफंक्शन कैसे, मैंने बताया था ना कि VLDL ये सिंथेसिस को क्या करवा देता है, कम करवा देता है, कम करा देता है। अब VLDL के अंदर मेजर लिपिड कौन सा है, टैग। टैग। तो इट मींस अब टैग जो है वो VLDL के अंदर वो कम्प्लेक्स नहीं हो पा रहे, इसके अंदर जो पैकेजिंग होती थी उनकी, उन टैग की या पैकेजिंग VLDL के अंदर नहीं हो रही ऐसे। हाँ। लेकिन लीवर के अंदर हम पढ़ के आए हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में, बायोकेमिस्ट्री में, कि टैग की तो फॉर्मेशन हो रही है। तो वो जो लीवर के अंदर टैग बन रहे हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड की सिंथेसिस और ग्लिसरॉल से मिलके जो टैग बन रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, अब लीवर में ही रहेंगे। लीवर में रहेंगे। तो लीवर के अंदर क्या हो जाएगा, टैग अकोमुलेशन। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, फैटी लीवर। सही हो गया। फैटी लीवर जब होता है
तो उससे लीवर डैमेज शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये उसका साइड इफेक्ट क्लियर हो गया कि कैसे होगा, टॉक्सिसिटी हाँ इसका कैसे होगी, हिपैटिक टॉक्सिसिटी। अब जब लीवर डैमेज होता है तो ब्लड के अंदर कौन से एंजाइम्स बढ़े हुए होंगे? कौन से बड़े हुए होंगे भला, भूल गया। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, मेजर जो हाँ एंजाइम होते हैं। एल एफ टीज करवाते हैं। हाँ, मुझे याद ALT और AST, हाँ ALT और AST। ALT और AST तो वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे जब लीवर डैमेज शुरू होगा। AST और ALT ये ब्लड के अंदर बढ़े होंगे। सो इट मींस अगर हम एक बंदे को HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं हाइपरलिपिडीमिया की ट्रीटमेंट में, तो वक्फे वक्फे से उसका हम क्या करवाते रहे, LFTs। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहे, ताकि हमें पता चले कि उसका लीवर स्टेटस क्या है। दूसरा इसका है मायोपैथी। मायोपैथी के लिए मैं आपको पीछे स्लाइड पे लेके चलता हूँ, पहली वाली पे। HMG को इस पे, अब देखें मेवलोनेट से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के दरमियान एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट। शायद आप रिकॉल करो तो याद आ जाए, बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट। तो अब जब हमने स्टैटिन्स दे दी बंदे को तो HMG को रिडक्टेज इनहिबिट हो गया। अब मेवलोनेट भी नहीं बन रहा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो बीच वाला प्रोडक्ट भी तो नहीं बनेगा ना। बिल्कुल। अब बी फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट का लेवल भी कम हो गया। जब फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट का लेवल कम होता है उससे होता क्या है कि फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट ने सिंथेसिस करवानी होती है एक एंजाइम की जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम क्यू। सही। कोएंजाइम क्यू किसका पार्ट है याद? अगर कोएंजाइम मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ कहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये कंपोनेंट है। अब जब फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट ही कम बन रहा है तो कोएंजाइम क्यू भी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ना। हाँ। उससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ATP की फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ATP कम। तो अब जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर एनर्जी कम है, लेकिन मसल जब काम करेंगे एनर्जी मिल नहीं रही तो होगा क्या, मसल के अंदर क्रैम्प्स होंगे, वो फटीग होगी, पेन होगा मसल के अंदर, और अगर ज्यादा इफेक्ट्स हो जाएं तो मसल रप्चर कर जाएंगे। इज इट लॉजिकल? हाँ। तो अब क्या आ जाएगा, रेप्डोमाइलोसिस, मसल की जो रप्चरिंग होती है, ब्रेक डाउन, उसको कहते हैं रेप्डोमाइलोसिस। ठीक हो गया। अब हो गया। जब मसल रप्चर करेंगे तो मसल के अंदर प्रेजेंट जो चीजें हैं वो ब्लड के अंदर आएंगी, जिस तरह लीवर डैमेज से AST और ALT ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, सही हो गया। तो मसल के अंदर होता है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, होता है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, हाँ। याद अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में ये सारा हम पढ़ चुके हैं कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज होता है। तो अब वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। सो हमने साथ में क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज को भी चेक करते रहना है, ये देखने के लिए कि मसल डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि जब रेप्डोमाइलोसिस होती है तो मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर रिलीज होगा ना, क्योंकि मसल के अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो मायोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, यूरिन के अंदर आने लग जाएगा, मायोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा, इससे यूरिन जो है वो डार्क कलर का हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। अब उसके बाद जो है क्रिएटिनिन ज्यादा होगा ब्लड के अंदर, जरी सी बात है, क्रिएटिनिन ज्यादा होगा। क्रिएटिनिन जो है वो एक टॉक्सिक है, हमारी किडनी उसको रिमूव कर रही होती है ना, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह को। अब वो बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो किडनी के बस से बाहर काम चला जाएगा। अगर ये मैं बता रहा हूं कि अगर ये टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, ये तो डिपेंड करता है कि कितनी टॉक्सिसिटी हुई है।
लेकिन अगर टॉक्सिसिटी होती जा रही है तो क्या क्या हो सकता है ये तो, लेकिन ये तो डिपेंड करता है डोज पे कि कितनी डोज में टॉक्सिसिटी हुई है। लेकिन हम एंड सही होगा। रिजल्ट पे अगर आगे चलें कि बहुत ज्यादा रेब्डोमाइलोसिस हुई है, बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन रिलीज हुआ है, तो वो किडनी के बस से काम बाहर चला जाएगा, तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी, ट्यूबुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? तो सही उससे होगा। और भी आगे लिंक बनते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की चीज है। तो ये दो चीजें समझ आ गई, मायोपैथी और हिपैटिक डिसफंक्शन। बिल्कुल। देन है ये टेराटोजन है, तो क्या हम प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे? ये नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर स्टार्ट करवाने से पहले हमें रूल आउट करना होता है कि आइदर इज शी प्रेग्नेंट और नॉट। अभी शायद हम एक्सरसाइज के MCQs करें तो उसके अंदर एक इस तरह का MCQs भी आया हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वहां नहीं दे सकेंगे। तीसरा है ये मेटाबॉलिज्म इज P450 डिपेंडेंट। ये मैंने सही मेरे होगा। ख्याल से कल भी बताया था कि जिनका मेटाबॉलिज्म P450 डिपेंडेंट होता है वो ड्रग इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। बताया था कल हाँ, कि वो तमाम, इंड्यूसर हो गया। हाँ वो तमाम ड्रग्स जो P450 इंड्यूसर्स हैं वो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगी और एक्शन कम कर देंगी, और वो तमाम ड्रग्स जो इनहिबिटर्स हैं P450 की वो इसका मेटाबॉलिज्म कम करेंगी और एक्शन ड्यूरेशन बढ़ा देंगी। तो ये सही क्लियर होगा। है? बिल्कुल तो HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स हमारे हो गए खत्म। तो इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया, मैं कहता हूँ। तो अभी ना मैं आपको जरा मिनी कैटजंग पे लेके चलता हूँ, एक रीडिंग वहां से दे लेते हैं ताकि वहां क्या लिखा है वो भी समझ आ जाए। अब देखें कि द रेट लिमिट, यहाँ से HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स, द रेट लिमिटिंग स्टेप इन हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज कन्वर्जन ऑफ HMG CoA टू मेवलोनेट बाय HMG CoA रिडक्टेज। ऐसे बताया मैंने। हाँ। The statins are structural analogs of HMG CoA that competitively inhibit the enzyme। यहां तक ये मैकेनिज्म बता रहा है। हाँ। उसके बाद और यहाँ पर प्रोड्रग, ये उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, तो ये ज्यादा नहीं करनी होती। फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह तो नहीं पूछते। Although the inhibition of hepatic cholesterol small amount total serum cholesterol lowering effects of these drugs। अब यहाँ से देखें कोलेस्ट्रॉल कम बन रही है ना। Although the inhibition of hepatic cholesterol synthesis contributes a small amount to the total serum cholesterol lowering effect of these drugs, a much greater effect derives from the response to a reduction in tightly regulated hepatic pool of cholesterol. The liver compensates by increasing the number of high affinity LDL receptors which clear LDL and HDL हाँ, remnants from the blood. Note that the functional LDL receptors are required to achieve a therapeutic lowering effect with reductase inhibitor। इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ कि इस लाइन में वो बेसिकली क्या कह रहा है। अब देखिए हमने जब ये डिस्कस किए हैं HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, तो हमने वहां पर एक बात डिस्कस की है कि LDL रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन होती है। होती है। तो इट बिल्कुल। मींस अगर हम लीवर ब्लड से कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं बाय HMG CoA रिडक्टेज के, तो LDL रिसेप्टर्स फंक्शनल होने चाहिए। अगर LDL रिसेप्टर्स के अंदर कोई मसला हो गया तो चाहे आप HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर देते रहें, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा ब्लड से। सही होगा। समझ आ गई ना क्यों? क्योंकि LDL रिसेप्टर्स उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सही होगा। ओके हो गया। बाकी ये उसके वो क्लिनिकल यूजेस दिए हैं और have that reduce the coronary events के अंदर ये यूज होती हैं, एंड मोर्टेलिटी इन पेशेंट्स विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एंड दे आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। वही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली कम करवा रहे हैं। और ये आखिर में जो टेबल है ना, ये जो मिनी के एंड में टेबल बना होता है ड्रग्स का समरी वाला, उसके अंदर ये दिए हुए हैं एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी आगे टॉक्सिसिटी पर वही है। देखें माइल्ड एलिवेशन ऑफ सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेजेस आर कॉमन but are not often associated with hepatic damage। हेपेटिक हेपेटोटॉक्सिसिटी इसकी होती है तभी
जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो एलिवेटेड हैं। हाँ, अगर एक बंदे को पहले से ही कोई लीवर का इशू है फिर